सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्यो मांगा का एक नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल सो जस्ट डू इट फॉर मोर एनिमे मांगा वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट। सो चैप्टर नंबर 7 टेस्टिमोनी। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, चैप्टर का स्टार्ट उसी के बाद है चैप्टर नंबर 6 के बाद के, जब उसके अंकल को वही क्रीपी फिश उसके हाथ पर चिपक जाती है। तो उसका अंकल बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो बार बार अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगा रहा है कि जल्दी आओ मेरे पास। तो जैसे ही उसके असिस्टेंट के पास आती है कि वो देख के बहुत हैरान होती है और वो भी चिल्ला पड़ती है, वो उसे देख के एकदम से डर ही जाती है। फिर हमें टडाशी के घर का सीन दिखाया जाता है कि वो टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। फिर एक अचानक से कोई उस पर न्यूज़ आई है कि जो फॉकिंग फिशेज़ हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया और वो हर जगह फैलने लग गई है और वो मेन लैंड जापान में भी पहुंच गई हैं। हाल ही में ये हमें रिपोर्ट मिली है बीचेस से कि वो साउथ की तरफ चली गई हैं और अभी 8 बजे ये कंफर्म हो गया है कि वॉकिंग फिशेज़ अब नॉर्थ की तरफ भी हैं। लोकल फाइटर्स, फायर फाइटर्स, फायर फिशरमैन और हर टाइप के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें पकड़ने की, इन्हें एलिमिनेट करने की, और बहुत जल्द ही हमें लगता है कि ये टोक्यो में भी पाई जाएंगी। तभी टडाशी को एक फ़ोन आता है। टडाशी फ़ोन उठाता है और वो उसके अंकल होते हैं। उसके अंकल उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है, तुम जल्द से जल्द मेरे लैब में पहुंच जाओ। टडाशी को ये थोड़ी बात अजीब लगती है, क्या मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, आपके पास कुछ बताने के लिए, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टडाशी उनके घर पहुँच गया है और जो उनके असिस्टेंट है वो उनका वेलकम कर रही है। वेलकम करते हुए टडाशी नोटिस करता है कि जो उसकी असिस्टेंट है वो थोड़ी सी अजीब सा लग रही है, वो थोड़ी क्रीपी वाइब्स आ रही हैं उसमें से। वो उससे पूछता है कि आप ठीक हैं, आप थोड़ी सी पेल लग रही हैं। वो कहते हैं हाँ, पूछने के लिए शुक्रिया पर इतनी खास कोई बात नहीं है। फिर कायोरी को भी ना उससे थोड़ी अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं। कायोरी कहती है ये तो उसी चीज़ की स्मेल है, मुझे ये स्मेल दोबारा आ रही है। टडाशी यहाँ से चलते हैं। टडाशी से कहता है क्या तुम फिर यहाँ बाहर ही वेट करोगी। वो चिल्ला पड़ती है नहीं, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ। इतने में उसके अंकल अंदर से आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। टडाशी उनसे पूछता है आपने मुझे क्या दिखाना था। उसके अंकल बहुत अजीब से अंदाज में कहते हैं कि रुको, ये इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हो, पर वो अजीब सी स्मेल, वो स्मेल जो किसी मुर्दे के पास से आती है, वो ऐसे कि जब वो ज़िंदा थे तो वो मेरे फादर कहा करते थे कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जला देना। हमारी फैमिली ये करना तो चाहती थी, पर जैसे उन्होंने कहा था वो बहुत अजीब था। पर मुझे लगता है उन्हें डर था कि वो पता नहीं कैसा स्मेल करेंगे जब वो मर जाएंगे। अब खुद ही तुम देखो, ये बात अजीब नहीं है कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मरने के बाद कैसा स्मेल करेगा, ये उन्हें तकलीफ़ क्यों ही देगा जबकि वो तो मर चुके हैं। अब जब मैं उस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी, मरने से ज़्यादा देर पहले नहीं बताई थी। हाँ, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मुझे पहले लगता था कि वो किसी बूढ़े का पागलपन है, पर मेरे फादर एक साइंटिस्ट थे। जापानीज़ आर्मी के लिए वो काम करते थे वॉर में। वॉर के दौरान ही उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया अपनी लैब से किसी अजीब सी आइलैंड की लैब पर नियर ओकिनावा, और वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। हाल ही में आर्मी डेवलप कर रही थी कोई बायोलॉजिकल वेपन्स। बहुत सारे फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक मिस्टीरियस जर्म के अंदर ना बहुत अजीब सी कोई ना म्यूटेशन कर दी। वो जर्म करता ये था कि वो बहुत इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस करते थे जो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, जिससे जब वो सील करते थे तो एनिमल्स की बॉडी फूल जाती थी। और साइंटिस्ट इस बात पर हैरान नहीं थे कि वो कितनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो हैरान थे उस स्मेल से। वो स्मेल ऐसी थी कि जैसे किसी जले हुए इंसान के लाश में से आती है, बिल्कुल इंसानी लाश जैसी स्मेल थी। ये स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी थी, यहाँ तक कि बहुत सारे रिसर्च करने वाले भी बीमार हो गए थे, और जो उनके सुपरवाइजर्स थे उन्होंने एडवाइस की कि इसको एज अ वेपन यूज़ किया जाए। एक स्मेल को एज अ वेपन यूज़ करना बहुत फजूल चीज़ है, पर जापानीज़ आर्मी को तब पावर की ज़रूरत थी तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। उनका पहला आइडिया यही था कि वो डॉग्स और कैट्स को की मदद से उसको यूज़ करेंगे और एनिमी की टेरिटरी में भेजेंगे और एनिमी को बुरा हाल कर देंगे इस तरह। बट उनका प्लान बहुत ज़्यादा ख़राब गया, क्योंकि जो जर्म्स थे वो एनिमल के नर्वस सिस्टम को ही ख़राब कर देते थे और उन्हें पैरालाइज कर देते थे, और फिर वो ट्रैवल इतना कर ही नहीं पाते थे, वो एनिमी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। ये छोटे कॉम्बैक्ट्स में काम किया, पर आइलैंड टू आइलैंड और जंगल टू जंगल ही काम नहीं करता था। उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ अच्छे मीडियम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ब्रिलियंट साइंटिस्ट की मदद ली, जैसे कि मेरे फादर। हाँ, उनके अपने कुछ डाउट्स थे, पर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उस जर्म के बारे में कि वो कैसे इतनी गैस प्रोड्यूस कर सकता है। उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो इसका सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे।
तो उनका सोल्यूशन ये था कि वो एक मशीन बनाएंगे जो कि गैस के प्रेशर से काम करेगी। कैट्स, डॉग्स, काउज या हॉर्सेस वगैरह उसके ऊपर राइड करेंगे और वो चलेगी गैस की मदद से। एनिमी टेरिटरी में जाएगी और वहाँ पर उसको एक्सप्लोड कर देंगे या कुछ भी करेंगे। ये बहुत ही अजीब चीज़ लगती है। इसी वजह से मेरे फादर को एक आइलैंड पर भेज दिया गया इसी चीज़ को बनाने के लिए, और अकॉर्डिंग टू हिम हमने बहुत सारी बनाई थी और ये चलने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। उसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते वक्त अमेरिकन्स ने हम पर हमला कर दिया और वो सारे प्रोटोटाइप्स सी के अंदर ही गिर गए और मेरे फादर ही सिर्फ उसके सोल सर्वाइवर थे। और जब मुझे वो ये स्टोरी बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। मैं उसे पहले इम्पॉसिबल ही समझता था क्योंकि इतना हाथ उसका कुछ रिकॉर्ड भी नहीं था मिला। मैंने तो बहुत टाइम तक उनका यकीन ही नहीं किया। और वो पूछते हैं टेडाशी तुम्हें क्या लगता है? टेडाशी कहता है आगे से, हाँ ये बहुत अजीब तो है। टेडाशी फिर कायोरी को देखता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो हेड डाउन करके टेबल पे ही बैठी हुई है। और वो उससे पूछता है कायोरी क्या तुम ठीक फील कर रही हो? कायोरी कहती है नहीं। क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? टेडाशी के अंकल अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि उसे छोड़ा ऊपर, वो उसकी हेल्प नहीं लेती और वो खुद ही चली जाती है। उसके बाद हमें कायोरी का थोड़ा पास्ट बताया जाता है और इट वाज अ लिटिल बिट सैड। उसके अंकल कहते हैं कि तुम उसके पेरेंट्स को कॉल क्यों नहीं करते, वो ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। फिर हमें टेडाशी बताता है कि उसके पेरेंट्स का बचपन में ही डाइवोर्स हो गया था, मतलब जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स के बचपन में नहीं, तो अब वो उनके ज़्यादा टच में नहीं है और वो अकेली रहती थी और मैंने सोचा कि मैं उसका अच्छा ख्याल रख पाऊँगा। उसके बाद हमें कायोरी दिखाई जाती है और वो वॉशरूम आ गई है और वो फेस अपना मिरर के सामने देखती है तो वो बहुत हैरान होती है देख के कि उसके फेस के ऊपर कुछ ना ब्लिस्टर्स टाइप के बन गए हैं। वो वहाँ से बाहर निकलती है और उसे बहुत अजीब सी टेरिबल सी स्मेल आती है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता। और वो सोचती है कि मैं यहाँ पर आई ही क्यों हूँ। तो वो एक रूम की तरफ उसकी नज़र जाती है जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और एकदम से अंदर से कोई चीज़ निकलती है। वो बहुत डर जाती है, वो उसे देखकर भागती है। उससे बचने के लिए वो पूरी भागने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है और हमें दिखाया तो यही जाता है कि वो एक फ़िश टाइप की चीज़ है। फिर सीन स्विच होता है और हमें बताया जाता है कि उसके अंकल टेडाशी को कह रहे हैं कि मैंने उस चीज़ को एग्जामिन किया है, उस फिश ने ग्रो लेग्स नहीं की जबकि उसको सिंथेटिकली फ्यूज़ किया गया है दोनों चीज़ों को आपस में। इतने में उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। टेडाशी घबरा कर उठता है कि ये कायोरी की आवाज़ है। कायोरी बाहर निकल कर देखता है तो वो कायोरी बेहोश पड़ी होती है बाहर। वो उसे हिलाने की पूरी कोशिश करता है और सामने उसके वो फ़िश नज़र आ रही होती है। अभी तक वो फ़िश ही है और जैसे ही हमें उसका क्लोज भी दिखाया जाता है और वो ब्रो व्हाट इज़ दिस थिंग, ये क्या है ब्रो, इतना गंदा, बहुत गंदा है ये। और यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यार लेट वीडियो का रीज़न यही है कि मेरे कॉलेज ओपन हो गए हैं और मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा है वीडियो बनाने का, पर मैं दोबारा कंसिस्टेंसी से वीडियो डालूंगा और जल्दी वीडियो डाला करूँगा अब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पहले सोचा था कि ज़्यादा चैप्टर कवर करूँगा ब्रो, बट एक चैप्टर ही कोई 7 मिनट ले गया है, तो 2 चैप्टर मेरे 20 से ऊपर चले जाना मुझे कन्फर्म है ये, क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं और अगले चैप्टर तो बहुत ही लेवल का है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।